नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आराधना डिग्री कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज की जो अपनी क्लास रहेगी वह रहेगी बीए प्रथम सेमेस्टर के हिंदी साहित्य की पाठ्यक्रम की मूल चर्चा के बारे में। जो आपकी आज की क्लास है उसमें अपन जो अध्ययन करेंगे वो बीए फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी साहित्य में या फिर हिंदी साहित्य से रिलेटिव कौन सी बुक है और उस बुक में आपकी क्या क्या यूनिट्स है। तो सबसे पहले अपन अगर बात करें तो अपनी जो बुक का नाम है वह नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य का इतिहास विभिन्न हिंदी साहित्यकारों ने अलग अलग नाम से लिखा है, जिसमें रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 1929 वाला जो इतिहास है वह वैज्ञानिक और सार्थक इतिहास माना जाता है। अपन हिंदी साहित्य के इतिहास की अगर मूल रूप से बात करें और अपने पाठ्यक्रम बीए प्रथम सेमेस्टर की बात करें तो वो पाठ्यक्रम किस तरह से बना हुआ है, तो वो कुछ इस तरह से बना हुआ है। तो पहले आपकी जो इकाई है, पहली इकाई, उस इकाई के अंतर्गत अपन को पढ़ना है आदिकाल। आदिकाल में आपको क्या पढ़ना है? आदिकाल के नामकरण से संबंधित, आदिकाल के काल विभाजन से संबंधित। तो आदिकाल का जो आदिकाल के अंतर्गत बिंदु रहेंगे काल विभाजन, दूसरा है नामकरण, काल विभाजन, नामकरण, आदिकाल कालीन परिस्थितियां, आदिकालीन परिस्थितियां, आदिकाल की क्या क्या स्थितियां थी, क्या परिस्थितियां थी, एवं साहित्य का वर्गीकरण, अब मैं थोड़ा यहाँ पे समझाना चाहूंगा आपको कि आदिकाल का काल विभाजन सबसे पहले किसने किया था, उसका काल विभाजन क्या रखा गया। जैसे मैं एक बात करूँ आपको, सर्वमान्य जो काल विभाजन 1050 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक, ये तो है इसका सर्वमान्य काल विभाजन। लेकिन जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी हुए हैं, उन्होंने 1000 से शुरू किया है। तो इस प्रकार काल विभाजन में भी मतभेद थे, लेकिन जो सर्वमान्य काल विभाजन रहा इसका वो ये रहा था। तो ये काल विभाजन की बात है। तो अन्य जो विद्वान हैं उनके काल विभाजन को अपन प्रथम सेमेस्टर में पढ़ेंगे। और उसके अलावा नामकरण, तो आदिकाल का विभिन्न साहित्यकारों ने अलग अलग नाम से उसको संबोधित किया है। जैसे रामचंद्र शुक्ल है उसको वीर गाथा काल कहते हैं, राहुल सांकृत्या ने सिद्ध सामंत काल कहते हैं, राम कुमार वर्मा है संधि और चारण काल कहते हैं, ग्रियेशन महोदय है उनको चारण काल के नाम से पुकारते हैं, कमल कुल श्रेष्ठ अंधकार काल रसाल करके है। तो अलग अलग साहित्यकारों ने, हिंदी के जो साहित्यकार हुए हैं उन्होंने अपने ग्रंथों के द्वारा अलग अलग नामों से उनको संबोधित किया है। तो वही नामकरण है। और ये जो क्लासें हैं वो अपन ने ऑफलाइन इसका अध्ययन किया था। इसके बाद में आदिकाल की क्या परिस्थितियां रही थी, उस समय क्या विशेष दशाएं रही थी, जिस समय जो आदिकाल का जो समय सीमा 1050 से लेकर 1350 के बीच वाला जो एरा था, उस समय हमारे समाज की क्या स्थितियां थी उस बारे में अध्ययन करना। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है परीक्षा की दृष्टि से। अब अपन बात करते हैं, यहाँ से मूल बिंदु तो ये है साहित्य यानी आदिकालीन जो साहित्य है उसका वर्गीकरण हम किस ढंग से पढ़ेंगे इस यूनिट में। तो सबसे पहले जो उसका वर्गीकरण अगर बात करें तो ये 5 प्रकार के साहित्य मूल रूप से अपन पढ़ेंगे अपन आदिकाल में। तो पहला जो साहित्य है वो है सिद्ध साहित्य, और अपन ने ऑफलाइन क्लास में इसका अध्ययन बखूबी अच्छे ढंग से किया था। नाथ साहित्य भी है। तीसरा है
रास साहित्य या फिर उसको कहे अपन जैन साहित्य। फिर रासो साहित्य, बहुत सारे रासो ग्रंथ हुए, रासो साहित्य इसको कहेंगे, जिसमें मुख्यतः ग्रंथ अगर बात करें पृथ्वीराज रासो संदबरदई द्वारा लिखित है, परमाल रासो जगनिक द्वारा रचित ग्रंथ है, बुद्धि रासो जो चंदबरदाई का पुत्र था जलहण करके उसके द्वारा रचित है, हमीर रासो सारंगधर द्वारा रचित है। तो तमाम जो रासो ग्रंथ है वो यहाँ पे अपन ने अध्ययन किया था ऑफलाइन क्लास में। अब फिर अपन ने अध्ययन किया था इसी में लौकिक साहित्य। तो ये आदिकाल के 5 साहित्य थे और लौकिक साहित्य में अध्ययन किया था अपन ने विद्यापति, अमीर खुसरो, और बात करें अगर अपन ढोला मारू के दोहे की। तो ये जो मैंने आपके सामने स्क्रीन पे जो लिखा है ये आदिकाल के अंतर्गत जो साहित्य माने गए ये 5 साहित्य है। अब इसके अलावा और क्या इस सिलेबस में, तो इन सबके अंतर्गत जो कवि महोदय है और उन कवि महोदयों की रचना है वो इम्पोर्टेंट। अगर बात करें इस यूनिट से रिलेटिव तो इम्पोर्टेंट है एक और आदिकाल की प्रवृत्तियां। तो इस प्रकार से ये अपन का जो पहला यूनिट है वो ये यूनिट है। इस यूनिट को ऑफलाइन क्लास में मैंने अच्छे ढंग से समझा दिया है। जितने भी छात्र है इस क्लासों को अगर लेना चाहते हैं तो आप समय पर कॉलेज आओ। और इसके अलावा जो ये क्लास है पूरी आदिकाल वाली अपने YouTube चैनल पर पहले बनाई हुई है, अब वहां जाकर ये पूरी आदिकाल की क्लास है देख सकते हो। दूसरी अगर इकाई है तो दूसरी इकाई का नाम है अपने भक्ति काल। इस इकाई का नाम है भक्ति काल करके अपनी इकाई है। और आपको मैं इसे सूचना बता दूं, भक्ति काल को 2 भागों में पढ़ा जाता है, पूर्व मध्य काल करके और उत्तर मध्य काल के नाम से। इसमें अपन को क्या पढ़ना है, उस समय की जो पृष्ठभूमियां थी, पृष्ठभूमि, इसमें आपको क्या पढ़ना है, भक्ति काल के समय, भक्ति काल का जो एरा बैठेगा 1350 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी तक, कहीं कहीं पे 1700 भी है और यहाँ 1400 भी है, तो वो 50-60 साल इधर उधर एरा है उसका। तो 1350 से 1650 तक, और उस समय की हमें पृष्ठभूमि पढ़नी है। और पृष्ठभूमि अगर बात करें तो सामाजिक पृष्ठभूमि के ऊपर बात की गई है, वहाँ पे धार्मिक पृष्ठभूमि की बात की गई है, राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात की गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की भी बात की जाती है। तो ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बात करें तो भक्ति काल को अपन 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। मैंने आपको बता दिया था पूर्व मध्य काल और उत्तर मध्य काल। इसके अलावा भी भक्ति काल को अपन 2 भागों में बांटेंगे, जो सगुण धारा और दूसरा है निर्गुण धारा। सगुण धारा भक्ति काल 2 भागों में बढ़ जाता है और ये अपन को पढ़ना है यहाँ पे। और ऑफलाइन क्लासों में ये लगभग कवर हो चुका है। जितने भी बच्चे हैं घर पे है तो आप घर पे या तो आप ऑफलाइन क्लास में आ जाइए या फिर आपको ऑनलाइन क्लास जो पढ़ी है उसको देखते रहिए आप। तो भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया, सगुण काव्य धारा और दूसरा है निर्गुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा फिर अपने वही साकार ईश्वर और ये यहाँ पे निराकार ईश्वर। अपन सगुण काव्य धाराओं को 2 भागों में विभक्त करेंगे और नाम यहाँ पे लिखेंगे इसका रामाश्रयी काव्य धारा, रामाश्रयी काव्य धारा। और दूसरा यहाँ पे रहेगा अपना
भाग कृष्णाश्रयी काव्य धारा। तो ये दो अपने पॉइंट यहां बैठेंगे। तीसरा पॉइंट निर्गुण काव्य धारा है, उसको दो भागों में बांटेंगे यहाँ पे। पहला है ज्ञानाश्रयी काव्य धारा, दूसरा है यहाँ पे प्रेमाश्रयी काव्य धारा। और जो ये भक्ति काल को इस प्रकार के डायग्राम में जो बांटने का काम करते हैं वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और ये जो डायग्राम बनाया था उन्होंने, अब रामाश्रय काव्य धारा और कृष्णाश्रय काव्य धारा है, ये सगुण काव्य धारा में आते हैं। और निर्गुण के अंतर्गत इन्होंने जो बंटवारा किया ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय के द्वारा। अब डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो अपने बात की है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो अपने बात की है, ये जो रामाश्रय काव्य धारा है, रामाश्रय काव्य धारा, और दूसरी इसकी कही थी कृष्णाश्रयी काव्य धारा, ये तो कही थी रामचंद्र शुक्ल ने। और यहां पे जो रामचंद्र शुक्ल कहते हैं निर्गुण वाले को प्रेमाश्रयी काव्य धारा, दो भागों में बांटते हैं। यहाँ पे बांटते हैं प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी। अब ये जो बांटा था रामचंद्र शुक्ल ने, तो राम कुमार वर्मा क्या कहते हैं, प्रेमाश्रयी काव्य धारा को नाम देते हैं सूफी काव्य, और यहां पे इसको कहते हैं संत काव्य। ये राम कुमार वर्मा द्वारा दिया गया नाम है। अब रामाश्रय काव्य धारा का जो प्रतिनिधि कवि है वह है आपके रामचरितमानस के द्वारा अपनी ख्याति प्राप्त करने वाले विद्वान, और उनका नाम है आपके तुलसीदास। और दूसरे है यहाँ पे कृष्णाश्रयी काव्य धारा से संबंधित जो है सूरदास, उनके प्रतिनिधि कवि है। प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि है आपके सूफी काव्य जो एकदम हटके लिखने वाले, अवहट अवधी भाषा में लिखने वाले, जिनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। और ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के जो प्रतिनिधि कवि है बड़े ही संत फकीर आदमी हुए हैं कबीर दास जी। तो इन्होंने के द्वारा, और इसमें आपको पढ़ना क्या है, अर्थात ये जो भक्ति काल है, भक्ति काल के सगुण काव्य की विशेषताओं को पढ़ना है, ज्ञानाश्रयी काव्य रामाश्रय काव्य की विशेषताएं पढ़नी है, और कृष्णाश्रय काव्य की विशेषताओं को बखूबी अच्छे ढंग से पढ़ना है। निर्गुण में भी ऐसा ही है, प्रेमाश्रय ज्ञानाश्रय कहीं से भी प्रश्न उठा सकता है एग्जाम वाले। और इसके अलावा इन जितने लोग हुए भक्त कवि कहेंगे अपन इसको, भक्त कवि, ये जो भक्त कवि हुए हैं इनकी रचनाएं याद करनी है और इनका जीवन परिचय याद करना है, ये है अपने सिलेबस में। इसके अलावा सामान्य परिस्थितियां, अगर प्रवृत्तियां याद करो आप, भक्ति काल की प्रवृत्तियां कहें या फिर विशेषता कहें, बात एक ही है। आप भक्ति काल की प्रवृत्तियां याद करके आ जाओ, जिसमें सगुण भी आ जाएगा, निर्गुण भी आ जाएगा, और उनके कवि भी आ जाएंगे, उनकी रचनाएं भी आ जाएगी। तो ये अपन की है वो दूसरे नंबर की यूनिट है। तीसरे नंबर की यूनिट की अगर बात करें, ये अपन बात कर रहे हैं बीए प्रथम सेमेस्टर की, और उसमें दूसरी भक्ति काल नाम की यूनिट थी, और उसमें आपको उनकी प्रवृत्तियां और उनके मूल कवि याद करने हैं, उनकी रचना याद करनी है। तीसरी अगर यूनिट है इनमें दी हुई, तो वह है रीति काल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट काल है ये भी, और इसमें आपको क्या याद करनी है, वही पृष्ठभूमि याद करनी है, पृष्ठभूमि। और मैंने आपको बता दिया पृष्ठभूमि 6 तरह की होती है, 6-7 तरह की लिख सकते हो अपन, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक वगैरह। वो दूसरी है, यहाँ पर अपन 3 भागों में पहले रीतिकाल को बांटने का प्रयास करेंगे, और उनका जो समय है वो समय यूं है 1650
ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक, ये इसका समय सीमा है रीतिकाल की। और रीतिकाल वह काल है जिसमें दरबारी साहित्य लिखा गया, दरबार के बारे में लिखा गया, राजा राजकुमारों के बारे में लिखा गया, और भक्ति काल में ईश्वर के बारे में लिखा गया था। वही अपने ये साहित्य है रीतिकाल, दरबारी साहित्य बहुत ज्यादा लिखे गए। इसको 3 भागों में बांटा गया और पढ़ा भी गया। 3 भागों में बांटकर रीतिबद्ध काव्य धारा, रीतिबद्ध काव्य धारा, उसके बाद में रीति सिद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा। तीसरे नंबर की अगर बात करें तो रीति मुक्त काव्य धारा। कौन सी काव्य धारा? रीति मुक्त काव्य धारा। ये 3 भागों में रीतिकाल को बांटा जाता है और इनको 3 भागों में ही रखकर पढ़ा जाता है। इसमें जो कवि होते हैं अपने, वह है केशव दास, चिंतामणि त्रिपाठी, कहेंगे इनको चिंतामणि त्रिपाठी, मतीराम, भूषण देव, पद्माकर। इसके अलावा भी इसमें जो आचार्य कवि हुए हैं, लेकिन ये इंपोर्टेंट है कवि, जो इनकी रचना है और इनके काव्य के बारे में पूछा जाता है लगभग एग्जाम में। अगर आपने इनको तैयार कर लिया तो आपका ये एग्जाम में 100% अच्छा साबित रहेगा। तो रीतिबद्ध कवि हैं ये, रीति सिद्ध कवि हैं, वह हैं गागर में सागर भरने वाले और बिहारी सतसई के द्वारा अपनी पहचान छाप छोड़ने वाले कवि बिहारी जी। और उसके बाद में तीसरा जो है उसका है आलम घनानंद बोदा और ठाकुर। ये 4 कवि हुए हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे एक कवि बैठता है द्विजदेव करके, जो अयोध्या का राजा था, वो करके यहाँ पे कवि है, लेकिन अपन उधर इनकी बात नहीं करेंगे यहाँ पे। लेकिन अपने जो इंपॉर्टेंट अगर बात करें रीति सिद्ध काव्य धारा को अगर याद करना है, उनकी प्रवृत्तियों को याद करना, तो बिहारी को आप समझ लीजिए। आप बिहारी को समझेंगे इसका मतलब रीति सिद्ध काव्य धारा को समझ गए, रीति मुक्त काव्य धारा को समझना, चारों को समझ लीजिए, इनकी विशेषताओं को याद कर लीजिए, इनके काव्य की विशेषताओं को याद कर लीजिए, आप रीति मुक्त काव्य धारा को अच्छे से समझ जाओगे। अब इसमें याद क्या करना है, आप रीति काल की प्रवृत्तियों को याद कर लीजिए, यह आपके सिलेबस में है। प्रवृत्तियां मतलब काव्य की विशेषताएं, ठीक है, ये रीति काल की। अब अगर प्रश्न पूछा जाता है रीतिबद्ध काव्य धारा की विशेषताओं को याद पूछा गया, तो ये भी आप याद कर लीजिए, ये भी पूछा जाता है और ये भी, तीनों को मिलाकर हो जाता है रीति काल। तो अपन तीनों को याद करेंगे, चौथा अपने आप याद हो जाएगा। और इनके काव्य, कवि के काव्य के नामों को याद कर लीजिए, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और यहां से भी कुछ जीवन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये अपने तीसरी यूनिट, चौथी यूनिट है आधुनिक काल। आज का काल, आज के समय 1850 से लेकर आज के समय तक जो चला आ रहा है काल, उसको अपन कहेंगे यहाँ पे आधुनिक काल। और आधुनिक काल, पहले तो आपको आधुनिक काल की विशेषताओं को रट लेना है और याद कर लेना है, समझ लेना है इस चीज को, क्योंकि ये हमेशा पूछा जाता है प्रश्न। दूसरी अगर बात करें तो अंदर से क्या प्रश्न पूछा जाता है, तो भारतेंदु युग, मैं इसकी समय सीमा बता देता हूँ, 1850 से लेकर आज तक जो चल रहा है वो वाला। तो भारतेंदु युग और इसके प्रवर्तक महोदय है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र इसके
प्रवर्तक है हरिश्चंद्र, इनके प्रवर्तक है। हाँ, इसकी जो समय सीमा है 1850 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक, इन 50 सालों के दरमियान जितना काव्य लिखा गया, उनका जो टॉपिक रहा वो अंग्रेजों के विरुद्ध में रहा था टॉपिक। ये भी आपके सिलेबस में जो फर्स्ट पॉइंट है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र से रिलेटिव, इसमें 4 जने 5 जने थे। राधाचरण गोस्वामी थे, बद्रीनारायण प्रेमगन थे, अपने बालकृष्ण भट्ट थे, हिंदी साहित्य के स्टिल कहलाते हैं वो, और उसके अलावा प्रताप नारायण मिश्र हिंदी साहित्य के एडिशन ब्राह्मण नामक पत्रिका के द्वारा फेमस हुए वो। तो उन्होंने जो काव्य लिखा वो भारतेंदु युग के दायरे में उनकी विशेषताओं के दायरे में रखकर लिखा। उसके बाद में दूसरा जो काल आता है वह है द्विवेदी युग, और द्विवेदी युग की जो समय सीमा है 1920 से लेकर 1900 से लेकर 1900 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक। और इसके जो प्रवर्तक कहलाए वह थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरस्वती पत्रिका के संपादन 1903 से 1916 तक जो छापते हैं वही। और इसके दरमियान जितने भी राष्ट्र कवि हुए हैं, मक्खनलाल चतुर्वेदी की बात करें, मैथिली शरण गुप्त की बात करें, अयोध्या सिंह उपाध्याय की बात करें, अगर श्रीधर पाठक की बात करें, तो वही अंग्रेजों के विरुद्ध काव्य लिखा जाता था। और ये अपने दूसरे नंबर का है। तीसरे नंबर पे छायावाद, फिर है इसकी जो समय सीमा रहेगी 1920 से लेकर 1936 तक। उसके बाद में एक आता है हालावाद करके, हरिवंश राय बच्चन के नाम पे जो काव्य है 1936 से लेकर 1938 तक, 2 सालों तक चला ये। फिर प्रगतिवाद करके काव्य था, वह लिखा गया इसके दरमियान। उसकी जो समय सीमा थी 1938 से लेकर 1943 ईस्वी तक। फिर अपने प्रयोगवाद आता है। प्रयोगवाद की समय सीमा 1943 से लेकर 1953 ईस्वी तक, ये इसकी समय सीमा रहती है। प्रयोगवाद के बाद में 1953 से लेकर 1953 से लेकर नई कविता लिखी जाती है 1960 तक, नई कविता। फिर 1960 के बाद में साठोत्तरी कविता लिखी जाती है। फिर 1975 तक लिखी जाती है। 1975 के बाद में समकालीन कविताएं लिखी जाती है, जो आज तक चलती रहती है। उसके बाद में विभिन्न वाद चल रहे हैं अभी, लेकिन अपने जो सिलेबस में है वो यहाँ तक है, नई कविता तक। अब आपको याद क्या करना, इन समस्त साहित्य की विशेषताओं को याद करना है। समस्त साहित्य की विशेषताओं को याद करना है और इनका एक सामान्य परिचय याद करना है। सामान्य परिचय, अगर अपन बात करें इनके अंदर कवियों की, तो कवियों को भी याद करना है। या छायावाद में 4 कवि इंपॉर्टेंट रूप से आपको पढ़ना है। सुमित्रानंदन पंत, प्रकृति के सुकुमार कवि करके, आपके जयशंकर प्रसाद काशी के निवासी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मस्त मौला आदमी, महादेवी वर्मा कहती है उनको। उसके बाद में है अपने महादेवी वर्मा। तो इन चारों कवियों का जीवन परिचय आपको अच्छे से याद होना चाहिए। उसके बाद में है हालावाद वही हरिवंश राय बच्चन, मौज और मस्ती की कलिसा, मधुशाला, मधुकलश करके लिखते हैं वो। उसके बाद में है प्रगतिवाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन वगैरह जो कविता लिखते हैं, शोषण शोषित वाली कविता है, मार्क्सवाद से रिलेटिव कविता वही प्रगतिवाद। फिर प्रयोगवाद करके एक वाद आता है जिसमें कुल मिलाकर 28 कवियों का एक बंधन है, 7 ऐसे करके है, 7 कवि प्लस 7 कवि प्लस 7 कवि, 7 के तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक,
तीसरा तार सप्तक और चौथा सात तार सप्तक। यानी प्रत्येक तार सप्तक में 7 कवि है अपने, और उसके जो उसको जो बनाने वाले जो विद्वान या साहित्यकार थे वह थे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ। और जो प्रयोगवाद जो सोच थी कैसा करके कोई वाद होना चाहिए वह थी सोच प्रभाकर माचवे की। तो इसके बाद में फिर 1953 के बाद में जो काल आता है नई कविता करके, उसमें जो आपके इंपॉर्टेंट कवि पढ़ेंगे मोहन, राकेश, कमलेश्वर, तीसरा पड़ेगा राजेंद्र यादव। ये 3 करके नई कविता लेके आते हैं 1954 के आसपास में या 1953 के आसपास में। तो इस प्रकार से ये आपकी जो इकाई है आधुनिक काल, और आधुनिक काल का सामान्य परिचय और उनके कवियों का परिचय, जीवन परिचय, और आधुनिक काल के जो प्रत्येक जो वाद दिए हुए इनकी विशेषताओं को मुख्य रूप से आपको याद करना ही पड़ेगा। इसके अलावा 5वीं जो यूनिट अपने बैठेगी वह यूनिट है यहाँ पे आधुनिक गद्य विधाय, या फिर हिंदी की गद्य इकाई 5, हिंदी की गद्य विधाय। वही अगर बात करें काव्य शैली की, तो काव्य शैली को लिखने का 3 प्रकार का तरीका है, पद्य शैली, गद्य शैली और चंपू शैली। तो ये गद्य शैली की बात कर रहे हो, और गद्य शैली का जो आगमन है वह अपने भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र से प्रारंभ होता है। अब गद्य शैली कौन कौन सी है, तो इसमें जो गद्य शैली अगर आपको समझना है तो सबसे पहले है उपन्यास, कहानी, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, नाटक, निबंध, आलोचना, जीवनी, आत्मकथा, जीवनी, आत्मकथा, एकांकी, संस्मरण, और बात करें तो रेखा चित्र। इन सब का उद्भव कैसे होता है एवं विकास, इनका उद्भव कैसे हुआ और इनका विकास कैसे हुआ, और आपको इन सब की एक परिभाषा याद करनी है। और इसमें और क्या याद करने लायक है कितने खंडों में है या कितने खंडों में इनका विकास हुआ, वो वाली बात। ठीक है, तो ये थी अपने बीए प्रथम सेमेस्टर की 5 यूनिट।